नमस्कार महारथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। अगर इस चैनल पे नए हैं और आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हर एग्जाम के बहुत ही एक्यूरेट और एग्जैक्ट गाइडेंस आपको मिलता है, वैसे वैसे एग्जाम के जो शायद उस तरीके के गाइडेंस आपको कहीं अवेलेबल नहीं होता होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक के जो SO स्केल 2 ऑफिसर की जो एग्जाम हुई है, उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो एग्जाम हुई उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस तरीके के डिटेल के साथ अभी तक आपने कोई वीडियो देखा नहीं होगा, एक एक चीज काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम कैसा रहा, इनफैक्ट वो बच्चे जो अभी IBPS AFO का एग्जाम अपीयर करने वाले हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें, ताकि आपको इस साल का जो IBPS का जो अंदाजा, क्योंकि देखिए RRB SO का एग्जाम और नाबार्ड का जो एग्जाम होता है ना कहीं इन दोनों, ये दोनों एक आपको डायरेक्शन दे देते हैं, एक गाइडेंस दे देते हैं कि इस बार का AFO का एग्जाम किस मोड में होगा, क्या इस बार IBPS के दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो चीजों को ढंग से समझिएगा कि अभी RRB SO का कैसा लेवल रहा है, क्या रहा है। बहुत सारे बच्चों के बीच मैंने देखा है कि पैनिक का मोड भी है कि ऐसा हुआ, पेपर ऐसा था वैसा था। कई जगह आप रिव्यू देख रहे हैं तो वहां पर बोला जा रहा है ये इजी था, वो इजी था, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इजी था और कट ऑफ जो है वो 100+ चला जाएगा। लेकिन वो लोग बोलने से पहले ये नहीं समझते हैं कि IBPS में जब स्केल 2 ऑफिसर की नियुक्ति होती है तो अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सारे सिचुएशंस भी होते हैं। वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले परसों यानी कि 10 तारीख को, 10 सितंबर को IBPS RRB SO का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। सिर्फ एक शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ। इस एग्जाम में 6 सब्जेक्ट थे, उन 6 सब्जेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। लेवल की बात करें तो लेवल जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था। इजी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे उसको, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था। एक आम स्टूडेंट जो है मशक्कत करके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से बना सकता है। ठीक है, कुछ अच्छे स्टूडेंट जो हैं जो 10 से ऊपर भी जा सकते हैं, आराम से 10-15 क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। बेसिकली बात यह है कि पेपर लेंदी बहुत ज्यादा था। रीजनिंग जो सब्जेक्ट था वो लेंदी बहुत ज्यादा था। पिछले बार से अगर आप कंपेयर करें तो पेपर का लेवल थोड़ा सा अप साइड में था। बात यह है कि भले ही आपको आता बहुत कुछ हो, आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की हो, लेकिन लेंदी होने की वजह से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां पर नहीं कर पाए। ये जो है रीजनिंग के सब्जेक्ट की रियलिटी थी। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो मशीन इनपुट आउटपुट के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले थे। टोटल 5 क्वेश्चन आपके मशीन इनपुट आउटपुट से पूछे गए थे। इसके अलावा और पजल और सेटिंग की बात करें तो पजल और सेटिंग से भी आपने देखा था कि 2 पजल और 2 सेटिंग आपसे पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें से एक सेटिंग एक पजल डुएबल था, वो भी अगर आप इस तरीके से कि जैसे कोई गलती हो गया उसको ठीक करके फिर वापस आप उसको बना सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप उसको बना सकते थे। ठीक है, तो एक से एक जो पजल था आपका बॉक्स बेस्ड पजल था, वो बॉक्स बेस्ड पजल आप इजीली कर सकते थे। सिटिंग अरेंजमेंट में भी आप देखेंगे कि एक इनवर्ड और आउटवर्ड करके सर्कुलर अरेंजमेंट में लोग बैठे हुए थे, उसके ऊपर आपसे पूछा गया था। ये दोनों ही तरह के जो पजल और सिटिंग थे वो बन तो जाता, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा खींच रहा था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको स्किप भी किए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इसको किया भी होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि एक सिटिंग का क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ था जिसमें कि लीनियर अरेंजमेंट था, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली एक क्वेश्चन देकर और उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया गया और उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं था कि उससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते। तो अगर आपने उसको सॉल्व भी कर दिया तो आपको एक ही क्वेश्चन वो बन रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एग्जामिनर आपका टाइम इस एग्जाम में काफी ज्यादा वेस्ट करवा रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, आप देखेंगे कि ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसको डायरेक्ट ना पूछ के आपको डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में दे दिया गया था। तो अब आपको क्या करना होता था, अब आपको 2 अलग अलग तरह के डेटा दिए हुए थे, उन दोनों को सॉल्व करना था, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब ब्लड रिलेशन में भी और डायरेक्शन डिस्टेंस में भी जो दो दो क्वेश्चंस थे, जो दो दो डेटा दिए थे, उनको भी पूरा सॉल्व कीजिए और तब जाके ऑप्शन से खेलिए कि फर्स्ट है या फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा या सिर्फ सेकंड से सॉल्व हो जाएगा, या दोनों ही अपने अपने जगह पे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस थे जो आपसे टाइम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। इसके बाद हम चलेंगे सिलॉजिज्म से भी क्वेश्चन आए थे। सिलॉजिज्म से आपके लगभग
3-4 क्वेश्चन आए थे और उसमें पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन आने के बाद उसमें पॉसिबिलिटी भी डाल दिया गया था, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपका टाइम खींचता है, आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो इस वजह से हर क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें आप गए और कुछ सेकंड में सॉल्व करके निकल गए, ऐसा नहीं। आपको करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटी होने के बावजूद बच्चे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम ज्यादा चला गया। अगर आप ज्यादा टाइम दे देते रीजनिंग को ही तो फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट कम पड़ जाता। तो इस वजह से आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो बच्चों ने जो है 10-15 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने 6, 7, 8 भी किए होंगे तब भी आप सेफ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कि अल्फा न्यूमेरिक से किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, पेयर फॉर्मेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, इन सब से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला था। इनइक्वालिटी से आजकल आईबीपीएस थोड़ा सा कम ही सवाल पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पजल और सेटिंग से क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2-2 पजल 2-2 सेटिंग, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे गए थे। तो ये था रीजनिंग का एनालिसिस। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वांट की तरफ, बढ़ते हैं कि क्वांट का क्या माहौल था। क्वांट की अगर हम रीजनिंग से कंपेयर करके देखें तो कंपैरेटिवली डुएबल था, मतलब रीजनिंग के मुकाबले क्वांट थोड़ा सा आप खेल कर कूद कर उसको कर सकते थे। लेकिन इसमें भी पिछले बार का जो क्वांट का पेपर था, जो बच्चों के फीडबैक्स थे, क्वांट काफी पिछली बार मक्खन मलाई जैसा था, वैसा नहीं था। इस बार क्वांट का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। कैसे ज्यादा था वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ, एक एक करके सारा हम लोग बात करेंगे। टोटल आपके 3 डीआई थे, 3 डीआई थे, जिसमें से 2 डीआई जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, जिसको कि आप कर सकते थे। उसमें परसेंटेज रेशियो का खेल था। आपको अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में कर दे रहे हैं और परसेंटेज रेशियो अगर आपका ठीक है, उस पर आपकी पकड़ है, तो आप उस डीआई को सॉल्व कर पा सकते हैं। लेकिन एक डीआई जो था वो कैसलेट के फॉर्म में था। तो कैसलेट के फॉर्म में जब डीआई आता है तो जनरली आधे बच्चों को, आधे से ज्यादा बच्चों को वो समझ में ही नहीं आता है और मैक्सिमम बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा डिमांड करता है तो कई बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे, टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन पांचों ही पांचों रॉन्ग नंबर सीरीज थे। तो देख रहे हैं जैसे रीजनिंग टाइम टेकिंग था, वैसे ही आपका मैथ्स भी वैसे ही कर दिया गया था कि कोई भी चीज आपको इजी तो बिल्कुल दिया ही नहीं गया था। नंबर सीरीज भी आया तो रॉन्ग नंबर सीरीज आया। अब जनरल जो आपको जो फिलर्स करना होता है, फील करना होता है कि इसके आगे क्या होगा, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन रॉन्ग नंबर वाले को पकड़ने में आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उसमें आपका टाइम भी जाता है और दिमाग भी ज्यादा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग नंबर सीरीज से। हाँ, बहुत हेवी नंबर नहीं था, बहुत हेवी नंबर नहीं था, इजिली आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे थे नंबर में। नंबर से अगर आपको खेलना आता है, आप प्रॉपरली पकड़ ले रहे थे कि अच्छा ये रिलेशनशिप चल रहा है। आप चाहे तो 5 के 5 क्वेश्चन भी नंबर सीरीज के बिल्कुल आप कर सकते थे, वैसा था, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज था। इसके बाद हम लोग बात करें, सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, अप्रोक्सीमेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी जो है आपका अरिथमेटिक से क्वेश्चन आया था, 10-15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। और जिन बच्चों ने अरिथमेटिक ना भी पढ़ा वो चाहे तो 3-4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना यूनिटरी मेथड वगैरह यूज करके भी उसको कर सकते थे, ठीक है। तो मैथ्स जो था कंपैरेटिवली आप कहेंगे कि रीजनिंग से थोड़ा सा ठीक था, और ऑन एन एवरेज बच्चों ने इसमें मिनिमम 15 के आसपास, मैंने देखे कि कई बच्चों ने 15 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने 6, 7, 8 मार्क्स भी किया हो, 9 भी किया हो, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है 15 के आसपास मैथ्स में बच्चे करके आए हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। लेंदी में अगर अवार्ड देना हो तो आप इंग्लिश को जाकर दे दीजिए। लेंदी का एक्चुअल डेफिनेशन इंग्लिश ही आपको बता रहा है। कैसे बता रहा है? जैसे इडियम फ्रेज उन्हें पूछना था, आपसे इडियम फ्रेज पूछना था, वो उन्होंने पूछा, लेकिन कैसे पूछा? एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3 इडियम फ्रेज दे दिया, वो भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। और उसमें भी सोने पे सुहागा, ऑप्शंस भी इस तरीके की ए और बी, ए बी और सी, बी और सी, ओनली ए ओनली बी, इस तरीके से करके आपका पूरा का पूरा दिमाग उन्होंने खपा दिया उसके अंदर। मतलब कि एक तो इडियम दे रहे हो 3-3 एक क्वेश्चन के अंदर, उसमें भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, और ऑप्शन उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग। तो ये तो खैर एक तरीके से बच्चों के लिए टॉर्चर हो गया ना। तो इडियम फ्रेज इतना इजी चीज होता है, अगर आपको आता है आप मारो आगे निकल जाओ, कम टाइम में हो जाता है। लेकिन इसको भी कैसे टाइम खींचा जाए, परफेक्ट एग्जांपल दिया आईबीपीएस ने, ठीक है। तो एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन से रूबरू जरूर होइएगा। इसके बाद करते हैं बात, इडियम फ्रेज के बाद जो है एरर्स के क्वेश्चन आए हैं।
और एरर में भी देखिए उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट देके इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ऐसा कुछ नहीं था। आपके पास 5 ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन में आपके स्टेटमेंट पड़े हुए हैं, अब आप निकालो कि इसमें से कौन सा एरर है। ठीक है, सिचुएशन एक ही था, उसके अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पांचों ऑप्शन में। अब पांचों ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है कि एरर किस पार्ट में है या करेक्ट कौन सा पार्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो अब आपको सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना होगा कि कोई गलती आपसे होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो एरर में भी इसी तरीके का खेल किया गया। फिर इसके बाद एक डॉक्टर बैरन जो साइकोलॉजिस्ट है, आपने नाम भी सुना होगा, इनके ऊपर एक पैरा जंबल था, जिसमें कि आपको जंबलिंग करना था सेंटेंस का, कौन किसका ऑर्डर पहले होगा, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, लेकिन वो इजी था। अगर आप रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करते हैं, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, वो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। वही एक पार्ट था जो आपका ज्यादा टाइम नहीं खींचा होगा, जो पैरा जंबल है वो इजी पार्ट था। इसके बाद फिलर्स, फिलर्स पे आते हैं। एक पैसेज है, पैसेज के अंदर चार 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 आपके फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको भरना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चार एक पैसेज है, चार फिल इन द ब्लैंक्स है, चार क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही पैसेज के अंदर चार चार फिल इन द ब्लैंक्स है, और उन चारों को आपको एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना है। फिर अगले में एक नया सेट आपका पैसेज है, उसमें चार ऑप्शन है, चार फिल इन द ब्लैंक्स, और उसको सॉल्व करना है। सोचिए कितना टाइम लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में भी पूछे गए थे। काफी टाइम गया है बच्चों का इंग्लिश को सॉल्व करने में। पेपर ठीक था, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं अगर आपका इंग्लिश ठीक है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा गया, जिस वजह से दूसरे पोर्शन में कहीं ना कहीं टाइम की कटौती करनी पड़ गई। इसके बाद हम बात करें आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से दो क्वेश्चन आए थे। दो क्वेश्चन कहने का मतलब, एक में 6-7 क्वेश्चन, एक में फिर से वैसे ही 5-6 क्वेश्चन के आसपास उसमें भी था। एक जो ऑयस्टर है, ऑयस्टर की जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसके ऊपर एक आपका पैराग्राफ था, और एक और पैराग्राफ था जिसमें कि एक लेडी टीचर हैं जो लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ा रही हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, वो हर स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाती हैं कॉलेज में। और लॉकडाउन को उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया, बच्चों को किस तरीके के उन्होंने टास्क दिए, क्या क्या बच्चों ने सीखा, और करियर को लेकर उनकी जो पर्सपेक्टिव मीनिंग कैसे चेंज हुई, ये सब चीजों के ऊपर एक पैराग्राफ था। तो फाइनेंशियल करके कोई ऐसा टफ पैराग्राफ नहीं दिया गया था, बहुत ही ईजी पैराग्राफ था। आप उसको अगर ढंग से अच्छे से पढ़ें तो आप सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं था, कुछ ज्यादा फाइनेंशियल नहीं था जिससे कि आपको पैराग्राफ सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ क्वेश्चंस ज्यादा थे तो आपको करने में टाइम लग रहा था। तो कुछ इस तरीके का आपका इंग्लिश का रिव्यू है, ये भी काफी लेंदी था। इंग्लिश में अगर आपने 30 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। 25-26 भी आपने अगर किया है, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में बात होगी। अब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर के बाद थोड़ा अच्छा था तो वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर में ऑन एन एवरेज बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, 15-20 क्वेश्चन सबने करेक्ट करके आए हैं। आप कल टेलीग्राम में भी मैंने पोस्ट किया, हमारी जो बुक है ब्रह्मास्त्र, 40 में से 38 क्वेश्चन आपको हमारे बुक, हमारे एमसीक्यूज, इन सब में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्ड बुक भी नॉर्मली पढ़ता होगा ना, वो भी 20-22 क्वेश्चन आराम से करके आ गया होगा। तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, अब मेंस है, स्केल 2 ऑफिसर का है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना एकदम मक्खन मलाई होगा, लेकिन ठीक ठाक लेवल था। अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो एग्रीकल्चर का लेवल ठीक था। और आपका जो है इसके बाद हम लोग बात करें कि क्या क्या पूछा गया था, तो लगभग हर चीज आपसे पूछा गया था। कोर एग्रीकल्चर से भी अच्छे क्वेश्चंस थे, अलाइड से भी क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के टॉपिक से भी क्वेश्चन थे। कोर एग्रीकल्चर में आप देखें तो एग्रोनॉमी से पूछा गया, सॉइल साइंस से पूछा गया, हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठाए गए। ठीक है, आपके फ्लोरिकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका पैथोलॉजी से क्वेश्चन था, इंटोमोलॉजी से क्वेश्चन था, स्टोरेज पेस्ट वगैरह भी, ये सब चीजें भी पूछी गई थी आपसे। ठीक है, और अलाइड की हम बात करें तो अलाइड में आपका फॉरेस्ट्री से था, फॉरेस्ट्री से क्वेश्चंस थे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिशरी से क्वेश्चन पूछा गया था, एक दो क्वेश्चन, एक एक्वापोनिक्स करके पूछ दिए थे, और सॉरी एक्वा फॉरेस्ट्री, वो आप फॉरेस्ट्री में भी मान सकते हो वैसे। और बाकी एक कंपोजिट फिश कल्चर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अंदर घुस के नहीं पूछे थे, पर फिशरी से भी क्वेश्चन था। एनिमल हस्बेंड्री से अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्ट्रेस साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्ट्रेस साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मेटिंग का जो प्रोसेस है गोट में, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब चीजें आपसे पूछी गई। पोल्ट्री से भी एक बैटरी केस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछा गया था। सेरिकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था, रेलिंग का जो स्पीड है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसके बाद हम लोग करंट में बात करें तो करंट में स्कीम्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था।
जो आपका डे NRLM स्कीम है इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपके जो कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। MSP से क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी था अभी भी है, इससे 4 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ दिए गए थे। इसके अलावा करंट डेटा से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एग और पोल्ट्री वाला, एग और चिकन वाला जो आपका है वो आपसे पूछा गया था। तो ये सब चीजें आपसे एग्रीकल्चर में पूछा गया था। ले देकर एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे इजीएस्ट अगर कोई सब्जेक्ट था तो वो आपका कंप्यूटर था। कंप्यूटर अगर आपने कोई फ्री पीडीएफ भी पढ़ा होगा, जैसे अफेयर्स क्लाउड वगैरह का आता है, अगर आपने वो पढ़ लिया हो, आप उनके अगर क्विज सॉल्व कर लिए हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, कोई ऐसा नहीं कि शॉर्टकट को टफ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बोल्ड किससे करते हैं, आपके हाइपरलिंक किससे जोड़ते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। मैक्सिमम बच्चों ने, मुझे लगता है कि कम से कम कुछ भी नहीं तो 25 क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया होगा कंप्यूटर का, अगर आपने कंप्यूटर ठीक से पढ़ के गए होंगे तो मिनिमम 25 क्वेश्चन तो आपने किया ही होगा। और कई बच्चे होंगे जो 40 में 39, 38, 37, 36 भी किए होंगे, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने ऐसा किया है। ठीक है, कंप्यूटर सबका अच्छा हुआ है। तो कंप्यूटर ऐसा था ना कि 5 मिनट में आप कंप्यूटर सॉल्व करिए और अगले सेक्शन में बढ़ जाइए, इससे ज्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। 5 मिनट में आप 40 क्वेश्चन, 5, 7, 8 मिनट में 40 क्वेश्चन आप करके आराम से निकल सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, द रियल विलन ऑफ दिस एग्जाम। फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन का कोई सर पैर नहीं, फिर से मतलब हर साल जैसा होता है, हर साल फाइनेंशियल अवेयरनेस सबसे टफ होता है, और इस बार भी था। जो उनका प्रथा है उसको छोड़ तो नहीं सकते, प्रथा तो लेकर चलना है। तो बिल्कुल वैसे ही सेबी से कई तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे जिससे कि पता चले कि बच्चे का बेसिक कितना स्ट्रांग है, फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, बट ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। फैक्चुअल क्वेश्चन काफी सारे पूछ दिए गए, उसमें भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो है वही सब डाल दिए गए जानबूझकर। तो ऐसे क्वेश्चन तभी जानबूझ के पूछे जाते हैं जब लगता हो कि नहीं, मार्क्स तो कम करवाना है ना, बच्चों के मार्क्स तो काटना है, तो कहाँ से काटा जाए। फैक्चुअल क्वेश्चन का तो कोई लिमिट ही नहीं है, फैक्चुअल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे दोगे जिसको कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और बाकी कॉन्सेप्ट चेक करना हो, फाउंडेशन चेक करना हो, ऐसा कोई मेंटेलिटी फाइनेंशियल अवेयरनेस में देखने को नहीं मिली। आपसे खूब ढेर सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए गए, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे, और 5-10 क्वेश्चन सबने ठीक किया होगा अपने कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके ऊपर जो है सब तुक्काबाजी करके आए हैं। कोई 15, कोई 20, कोई 25 किए होंगे। बहुत सारी तो मतलब जीबीओ में है तो वो ज्यादा भी कर सकते हैं, पर हम एग्रीकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर की बात करेंगे। 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन से ज्यादा किसी ने भी विद कॉन्फिडेंस नहीं किया होगा। उससे ज्यादा जो है तुक्का करके किसी तरह से जबरदस्ती बच्चों ने किया है, क्योंकि एग्जाम देने आए हैं, ऐसे पेपर खाली छोड़ेंगे तो अच्छा थोड़ा ना लगेगा। तो इस तरीके से किए हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके से करके फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन बच्चों का हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि 2022 की, सारे सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन तो हो गया। 2022 से अगर हम 2023 को देखें तो पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल जो है अब आप देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा किसी किसी सेक्शन में। जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो लगभग सेम, जैसा पिछली बार था वैसा इस बार था। क्वांट थोड़ा सा अपग्रेड हो गया इस बार का, इंग्लिश ज्यादा लेंदी हो गया है। इसके अलावा कंप्यूटर लगभग सेम है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसा था वैसे ही है, एग्रीकल्चर जैसा आता था लगभग वैसे ही है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर पिछले बार से कम टफ आया है, एग्रीकल्चर ठीक ठाक था। ठीक है, तो ये हो गए पिछले बार से कंपैरिजन। अब पेपर का लेवल मोर और लेस अगर आप देखें तो जैसा पिछली बार था वैसे इस बार है, ना बहुत ज्यादा कम हो गया ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा सीट, वैकेंसी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर जो है वो मोर और लेस जो पिछले बार जितने होते थे उतने ही अभी होंगे, थोड़ा बहुत इसलिए बढ़ गए होंगे क्योंकि ज्यादा सीट देखकर बच्चे कई ऐसे भी होते हैं जो कहीं से कुछ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं पीएचडी जेआरएफ एसआरएफ का भी मेरा चल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो एग्जाम देने बैठते हैं, लेकिन जब डीवी होती है, डीवी में सब पकड़े जाते हैं या सबको फिर बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मोर और लेस नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो सेम हो जाते हैं। तो जब कैंडिडेट सेम है, एग्जाम का लेवल सेम है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपका सीट है। पिछली बार की बात करें तो लगभग शायद 12 या 13 सीट थे, इस बार आपकी लगभग 120 सीट है, यानी कि 10 गुना सीट बढ़ा है। 10 गुना सीट बढ़ा है, 120 सीट हुआ है। जनरली इंटरव्यू के लिए 5 के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, पर जनरली 1:5 के रेशियो में बुलाया जाता है। तो पिछली बार अगर 12 वैकेंसी थी तो इंटरव्यू के लिए 60 बच्चों को बुलाया गया होगा। ठीक है, तो इस बार अगर 120 वैकेंसी है तो इंटरव्यू के लिए 600 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कहां 60 और कहां 600, 540 एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाए जाएंगे। पिछले बार जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए वो लगभग 55 मार्क्स थी, और वही ओबीसी एससी एसटी की भी शायद थी, जहां तक मुझे याद है। ये सेम मार्क्स आया था, सबका कट ऑफ उतना ही था। मोरलेस इस बार भी वैसे ही होगा। आईबीपीएस एएफओ में भी आप ऐसे ही देखते हैं कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर सबका कट ऑफ सेम हो जाता है।
कभी कभी। तो वैसे ही सिचुएशन हो सकता है आपको इस बार भी देखने को मिले, क्योंकि पहले भी हो चुका है। तो अगर पिछली बार 55 मार्क्स पे 60 बच्चों को बुलाया गया और इस बार 600 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ काफी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा सर? अगर आपने 30-35 क्वेश्चन मतलब 30-35 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। 30-35 मार्क्स भी अगर आपके बन रहे हैं, 35 के आसपास हैं आप, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, पॉजिटिव रहिए, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब रह जाती है बात कि जो इंटरव्यू हो गया, ठीक है, अब इसके बाद आगे का क्या? तो आगे के लिए आपको पता है कि जो फाइनल मार्क्स आता है वो आउट ऑफ 100 आता है। जो फाइनल सिलेक्शन में जो मार्क्स आता है वो आउट ऑफ 100 होता है, जिसमें कि 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का होता है और 80% वेटेज जो होता है वो आपका किसका होता है? ये जो अभी मेंस एग्जाम आपने लिखकर आप आए हैं उसका 80% वेटेज होता है। इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज 10-12 मार्क्स मिलते हैं बच्चों को ऑन एन एवरेज। जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको उससे भी अच्छा मिलता है, जो कम करते हैं उससे कम भी मिलता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 10-12 मार्क्स को आप साइड कर लें, ठीक है, तो पिछले साल के जो टॉपर हैं, जो फर्स्ट रैंकर हैं, उनका अगर आप मार्क्स देखें, जो श्रीपाल सिंह जी राठौर हैं, उनका अगर आप मार्क्स देखें ऑल इंडिया रैंक 1, तो 49.5 मार्क्स था आउट ऑफ 100। और जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट थे उनका 40 मार्क्स था आउट ऑफ 100। तो 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा तोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आपको ये सीन देखने को मिल जाएगा कि जिस भी बच्चों का रिटन एग्जाम जो आपने देकर आप आए हैं उसके 50-55 के अराउंड अगर आपका रिटन में आता है, अगर आपका रिटन में 50 के आसपास है, 50 to 55 के रेंज में अगर आप लाई कर रहे हैं, आप फाइनल सिलेक्शन होने के लिए भी बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, 50 से 55 के आसपास अगर आप हैं, इंटरव्यू में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप दे देते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट में क्या है, कब तक रिजल्ट आ जाएगा? आप 15 से 20 डेज का टाइम पकड़ के चलिए। अभी 10 तारीख को एग्जाम हुआ है, इस महीने के एंड तक यानी सितंबर के एंड तक प्रोबेबली आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट जब आएगा आप अपने मार्क्स नहीं देख पाएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो गया होगा तो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 2-4 दिन के बाद मार्क्स देखने को मिल जाता है। मेरी यही कामना है कि आपको मार्क्स बिल्कुल भी अभी देखने को ना मिले और सीधा आप दिसंबर में जाकर अपना मार्क्स देखें। फाइनल रिजल्ट से पहले आपको आपका मार्क्स दिखा दिया जाता है और फिर फाइनल सिलेक्शन 1 जनवरी को होता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने IBPS RRB SO के एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम को काफी अच्छे से आपके लिए रिव्यू कर दिया होगा। आपको पता चल गया होगा कि इस टाइम पर बच्चों का स्टेटस क्या है, किस तरीके से सब एग्जाम लिख कर आए हैं, आपका क्या स्टेटस है, आपको आगे तैयारी करना चाहिए किसी और एग्जाम का या इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। ये सब चीजें अब आपके सामने काफी क्लियर हो गई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो भी IBPS SO का एग्जाम देकर आए हैं स्केल 2 ऑफिसर का। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।